मेरे सहयोगी प्रगति ने मुझे चैलेंज किया है भुजंगासन करने के लिए, लेकिन आसन करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ भुजंगासन के बारे में कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर किसी को कमर दर्द की तकलीफ़ है या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा से किसी को दिक्कत हो रही हो, कहा तो ये भी जाता है कि अगर आपको बाल झड़ने की भी तकलीफ़ हो, तो उसमें भी भुजंगासन काफ़ी काम की चीज़ है। तो चलिए करते हैं भुजंगासन। तो मुझे अभिषेक ने चैलेंज दिया है त्रिकोण आसन करने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं। शुक्रिया पूजा चक्रासन चैलेंज के लिए। तो सबसे पहले चक्रासन के तरीके आपको बता देता हूं। आपको इसे लेट कर करना है। अब दोनों पैर पहले फोल्ड करें, दोनों हाथों को आप पीछे ले जाएं। तो इस तरह से आप चक्रासन आसन कर सकते हैं। हालांकि मैं तो कई और आसन भी करना चाह रहा था, लेकिन सबको एक एक आसन का चैलेंज मिला था। तो आप भी इनमें से, हमारे जितने कलीग्स ने जितने भी आसन किए, इसमें से कुछ आसन आप अपने हेल्थ के लिहाज से ज़रूर कर सकते हैं। और हमारी पूरी ईटी नाउ स्वदेश टीम की तरफ से आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। चलिए, तो आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। हमारे साथ जिगर धर्मशी जी भी हैं, मोतीलाल ओसवाल से अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। आप सभी को भी योग दिवस की शुभकामनाएं। केडिया जी, आप काफ़ी फिटनेस पे आजकल ध्यान दे रहे हैं। आज के दिन आपने क्या किया है केडिया जी? और कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी शीर्षासन चल रहा है, जिस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो एक ट्रेडर को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और योग के जरिए कैसे वो उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? नमस्कार। नमस्कार। डेफिनेटली जिस दिन से पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो मार्केट ने सबको शीर्षासन करवा रखा है। कल हमने जबरदस्त गिरावट देखी, आज उसी ढंग से हमने रिकवरी भी बनते हुए दिखी है। ऐसे टाइम में संयम रखना बहुत जरूरी है और डेफिनेटली मेरा दिन की शुरुआत है वॉकिंग से ही करता हूँ। करीबन 1 घंटे की अगर वॉकिंग करें तो करीबन 5.5-6 किलोमीटर का वॉकिंग हो जाता है। साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज मार्केट के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं जब मार्केट को देखते हैं तो एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ही हमने स्टार्ट किया था। ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं ज्यादा करके यूज करता हूं ताकि मार्केट को अच्छे से शांत मन से, शांत चित्त से हम देख पाए। ओके जिगर, आप योग दिवस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या आप भी योगा आसन वगैरह कुछ ऐसा कर रहे हैं या फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल ही हम जिस तरह के जनरेशन में रहते हैं वहाँ पर फिटनेस के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक जिस तरह के हमारी जो जनरेशन है वहाँ पर टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वॉकिंग एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि रोज़ के रोज़ नहीं पर एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन जब भी मौका मिलता है तब हमें वॉकिंग करनी चाहिए। और मैं रेगुलरली जो वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और दूसरा जो एक चीज़ है कि जब हमें समय मिलता है तब प्राणायाम और मेडिटेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं इन 2-3 चीजों पे काफी ज्यादा फोकस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम है और मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आई थिंक इन सब चीजों पे काफी ज्यादा फोकस करता हूँ। चलिए, हमारे साथ अब नकुल रस्तोगी साहब भी हैं, पैसिफिक इंटरलिंक एसडीएन बीएसडी के ट्रेडिंग डायरेक्टर हैं, मलेशिया से जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, एक तो इंटरनेशनल योगा डे की सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और फिटनेस की अगर बात आती है तो खाने के तेल पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि लोग खाने के तेल कम करना चाहते हैं, उसकी खपत कम करना चाहते हैं। तो नकुल रस्तोगी सी, जिस तरह से ब्रांडेड खाने के तेल के दाम लगातार अब कम हो रहे हैं, रिटेल प्राइसेस आने वाले हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि 10 से 20 रुपए तक कम हो सकते हैं। आपका आउटलुक क्या है? क्या यहाँ से और भी कमजोरी की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या खाने के तेल पर? देखिए, जो कुछ भी अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले महीने से या इस महीने में, जब ये इंडोनेशिया का
बैन खुला है, उसके बाद उन्होंने परमिट्स देने चालू करे, तो इसका जो असर आना था वो तो पक्का आना था, क्योंकि हम लोग बीच में ही बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली तो बाजार नीचे जाएंगे, प्राइसेस नीचे जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में बाजार गिरा है, मेरे ख्याल में थोड़ा सरप्राइजिंग तरीके से गिरा है। ग्रेजुअल गिरता तो लोगों को समझ में आता, लेकिन इसमें सिर्फ इंडोनेशिया फैक्टर नहीं है। अब जैसा दिख रहा है, अब इसमें फैक्टर्स आ गए कि प्रोडक्शन अच्छा होने लगा है, डिमांड कम होने लगी है। मैं किसी से अभी ऐसे ही किसी दिन बात कर रहा था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर डिमांड का क्या होता है कि अगर जैसे आपने कम तेल खाना चालू कर दिया, हाई प्राइस है तो कुछ भी चीज कम खानी चालू कर दी, तो अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो हो सकता है आप दोबारा नहीं खरीदे, उसी पे चले जाएं। अगर इंडिया में 1000 रुपए का बजट है तेल खरीदने के लिए किसी एवरेज फैमिली का, तो 1000 रुपए में जितना तेल आएगा उतना यूज करेंगे वो। आगे चल के अगर उनको ज्यादा तेल मिल रहा है वही 1000 रुपए में, तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा तेल यूज कर ले, वो उसको कम करके उस पैसे को कहीं और यूज कर लेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो लग रहा है और मीडियम टर्म सिनेरियो, उसमें लग रहा है डिमांड का पिकअप नहीं होगा ज्यादा। जो अभी हम लोगों का हाई प्राइसेस से राशन होगी डिमांड, तो पिकअप नहीं होगा। अगर वो पिकअप नहीं होगा तो सप्लाईज तो बढ़ती जानी है। यूएस का भी हाल अच्छा चल रहा है प्लांटिंग का, सोयाबीन का। इंडिया का मानसून अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहां पे प्लांटिंग अच्छी हो जाएगी। मलेशिया इंडोनेशिया में तो प्रोडक्शन बढ़ता ही है, मतलब सीजनल इंक्रीज आती है। जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सीजनल इंक्रीज रहेगी। तो ये सब देखते हुए प्राइसेस नीचे आएंगी। और अभी रिटेल में तो थोड़ा सा लेट इफेक्ट आता है, बिल्कुल, तो हो सकता है हम लोगों के यहाँ ज्यादा जल्दी प्राइस नीचे आ जाएं और फिर आगे चल के रिटेल में पहुंचे। लेकिन हर एक किसी को कॉन्शियस रहना है, जैसे संयम बोला गया कि संयम से रहना है, थोड़ा सा देख के चलना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आजकल स्पेकुलेटिव भी इन्वॉल्व हैं हम लोग के मार्केट्स में। तो कब बाजार फिर से स्पाइक करे। दूसरा, इंडोनेशिया की तरफ से सजग रहना है। इंडोनेशिया वाले कब करवट बदल लेते हैं पता नहीं चलता। ओके सर, इंडोनेशिया से एक खबर ये भी आ रही है कि रेफरेंस प्राइस भी इन्होंने जुलाई के लिए कम कर दिए हैं। जो जून के लिए था $1700 के आसपास का था, उसे घटाकर 1616 कर दिया है उन्होंने। इसका कितना असर होगा? क्या दाम इससे भी और ज़्यादा कम हो सकते हैं पाम तेल के, आपको लग रहा है? और कितनी गिरावट होगी? आप भी कह रहे हैं कि दाम आगे गिर सकते हैं, हालांकि हो सकता है कुछ स्पेकुलेटिव भी खबरें ऐसी रहती है जो इसमें बाजार इसको भी लेकर चल रहा है, लेकिन वो रिस्क तो बना हुआ है। जी जी, रेफरेंस प्राइस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सारा कुछ मैक्सिमम है, ड्यूटी भी, लेवी भी, सारा कुछ उसका बेस है $1500। तो 1500 से ऊपर अगर चलती रहेंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके 15 से जब नीचे आएंगी तब पड़ेगा। प्राइसेस अभी जिस लेवल पे चल रही हैं, मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन तक थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी इन्हीं प्राइस लेवल्स पे, क्योंकि काफी नीचे आ गई। ग्रेजुअली जाती तो अलग था, लेकिन उसके बाद फिर जो सप्लाई डिमांड सिचुएशन बनेगी तो फिर से नीचे जाना चालू होगी, पक्की बात है। लेकिन ये तो ट्रेड है, कमोडिटी है, तो वोलेटिलिटी तो चलेगी चलेगी, मतलब ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर नीचे जाना, लेकिन वो जो ट्रेंड रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ओके नकुल जी, अब मस्टर्ड को लेकर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। हालांकि आप पाम तेल के हब में बैठते हैं, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से अराइवल के जो नंबर्स आ रहे हैं ना डोमेस्टिक मार्केट के, वो काफी कम धीरे धीरे अब हो रहे हैं? क्या लग रहा है मस्टर्ड के प्राइस आगे बढ़ सकते हैं क्या? मस्टर्ड का जो क्रॉप आनी चाहिए थी वो तो आके निकल गई करीब करीब। जी जी बिल्कुल। अब जो मस्टर्ड बचा है वो मजबूत हाथों में है, जो ये जानते हैं कि इसको किस टाइम रिलीज करना है। अगर बाजार बढ़ेंगे तो वो रिलीज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपके चैनल के थ्रू मस्टर्ड वालों को ही बोलना चाहूंगा कि होल्ड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में तेल कहीं से भी कहीं जा सकता है। ओके, तो अनलेस मस्टर्ड ऑयल की ही रिक्वायरमेंट हो कच्ची घानी के लिए तो बात अलग है, नहीं तो बाकी तो सब चीज ड्यूरेबिलिटी है। तो अगर वो होल्ड करके रखेंगे इसको ज्यादा दिन, तो बाद में बेचना पड़ेगा, क्योंकि लोग फौरन दूसरे तेलों में शिफ्ट हो जाएंगे। सर अब आखिरी सवाल जाते जाते, जो करंट भाव है, इतनी गिरावट, हालांकि पिछले हफ्ते काफ़ी गिरावट दिख गई और इस हफ्ते भी कंटिन्यू होती दिख रही है, और भी आप गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया के लिहाज से भारत में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी?
करीब करीब $200 निकल चुके हैं प्राइसेस में। हम अभी रिपोर्ट है हमारे पास 14 जून को प्राइसेस जो थी और जो कल प्राइसेस थी 20 जून को शाम को, उनके बीच में करीब करीब कुछ $242 निकल गए थे जुलाई में, $200 निकल गए जून में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी $100 से ऊपर निकल गए। अब ये थोड़ा तो एकदम से निकला है, तो मेरे ख्याल में अभी ये सोचना कि रोज $20 निकलेंगे शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी इन भाव में भी इतनी आसानी से माल मिल नहीं रहा है। जो भाव हम लोग चाहते हैं कि फ्री में माल मिल जाए या कम भाव माल जाए, तो धीरे से अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके बाद फिर नीचे जाएगा बाजार। नकुल, अब जाते जाते आप एक, क्योंकि इंडोनेशिया में भी वो बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, या जिनके पास बहुत सारा माल है वो फटाफट उसको डिस्पैच कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको भी वापस आना पड़ेगा देखने के लिए कि अब अगले माल का क्या करना है। वो भी स्लो डाउन हो जाएंगे। जैसे ही वो स्लो डाउन हुए, हमारे यहाँ तो वैसे ही हम लोग स्लो हैं बिल्कुल बिल्कुल मलेशिया में, तो उसके बाद प्राइस की एक स्टेबिलिटी आनी चालू हो जाएगी। ओके, चलिए, तो काफी कुछ क्लियर हो गया। आप जाते जाते सर छोटा जवाब दीजिएगा। अब जो जितने भी ग्राहक है खाने के तेल के, वो प्राइस के हिसाब से देखते हैं, प्राइसिंग पावर को ज्यादा तरजीह देते हैं या क्वालिटी को, जब खाने के तेल खरीदने की बात आती है? तो हर कैटेगरी की बात है। जो अफोर्ड कर सकते हैं क्वालिटी को भाव देना, वो क्वालिटी की तरफ देखते हैं, वो ब्रांड्स की तरफ देखते हैं। जिनको दैनिक जीविका में उनके उतना तेल का उतना उनको लेना ही है और वो रोज का उनका रिक्वायरमेंट है, वो तो सबसे जो सस्ता तेल होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे। मलेशिया में बैठकर आप लोग योग आज आपने किया कि नहीं, इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर? नहीं, योगा डे तो हमारा नहीं हो पाया, हम लोग ऑफिस में ही रहे सवेरे से। वैसे हमारे यहाँ काफी कार्यक्रम हुए, लेकिन वो जो बात चल रही थी क्या करते हैं रोज, तो मैं भी सवेरे वॉक करने तो जरूर जाता हूँ। ओके ओके, चलिए, फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है और सेहतमंद रहेंगे तभी आगे भी काम होगा। और ऑलरेडी जो ट्रेडर है उनके लिए तो यहाँ पर योगा दिन भर उनको करना ही पड़ता है, जिस तरह के उतार चढ़ाव इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। और पिछला हफ्ता तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं। काफ़ी सवाल आ चुके हैं। पहली दर्शक हमारे साथ हैं, मनीषा है पलवल से, कॉपर और जिंक इवनिंग का लेवल जानना चाह रही हैं। जिगर, क्या सलाह देंगी मनीषा जी को? कॉपर और जिंक में किस तरह के लेवल देखने को मिलेंगे शाम के सत्र में? दोनों ही मेटल्स में अगर देखें तो कल और आज के सेशन में हमने काफी अच्छी निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि थोड़ा बायस जो है वो खास करके कॉपर के लिए बताऊंगा कि वो थोड़ा मुझे बहुत और अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। और कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे नहीं, बट अगर 2-3 रुपए का भी रिट्रेसमेंट आता है और प्राइसेस थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिलती है तकरीबन 738 739 के जोन में, तो वो काफी एक अच्छा लेवल रहेगा कॉपर में खरीदारी करने के लिए। 734 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और 745 के करीब तक का टारगेट्स आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर में फंडामेंटल सपोर्ट भी है कोडेल्को माइन में, जहां पर एक स्ट्राइक के अपडेट्स है कि आने वाले 1-2 दिनों में कुछ स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वो भी प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट भी सपोर्ट कर रही है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक में कहीं ना कहीं मुझे मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, बट यस अगर बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेडर है तो तकरीबन 315-50 के करीब एक बार बाइंग का मौका लेना चाहिए। 314 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगी 319 तक के लिए। तो दोनों ही मेटल में शाम के लिए बाई करके चलना चाहिए। ओके, तो साफ राय है मनीषा जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। 738 के आसपास कॉपर नीचे आए, गिरावट में खरीदें। जो स्टॉप लॉस लगाना है 734 का, 734 रुपए का, और टारगेट है 745 का। जिंक छोटे से टारगेट के लिए खरीदना है, लंबे टारगेट के लिए वेट नहीं करें। अगर जिगर को आप फॉलो करते हैं तो 320 के टारगेट के लिए आप इसे खरीदे। 315 रुपए 50 पैसे के लेवल पे 314 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए, ये तो बात हो गई जिंक और कॉपर की। एक और दर्शक है, इसके बंसल है ग्वालियर से, एल्युमिनियम इन्होंने 230 रुपए पर लिया है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। केरिया जी, क्या लग रहा है, एल्युमिनियम में यहाँ से तेजी आपको दिख रही है क्या? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा जिस ढंग से चाइना और बाकी हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी और कंसर्न्स देखे हैं, प्राइजेस में सबसे ज्यादा गिरावट हमने एल्यूमिनियम में देखी। बट अभी भी अगर हम देखें तो 21 साल के लो पे एलएमई स्टॉक है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि हमने कल थोड़ी, आज जो रिकवरी देखी है वो वापस फेड आउट होते हुए दिखाई दे रही है। 212-213 की रेंज में मुझे लगता है एक सपोर्ट लेगा, बट 230 आने में थोड़ा समय ले सकता है। मुझे लगता है ये वीकेंड तक
इनको करीबन 222 224 की रेंज में मिलता है, वहां पे एक बार ये रिव्यू वापस ले सकते हैं, बट 230 आने में थोड़ा समय ले सकता है, बिकॉज अभी भी ग्रोथ को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। ये हफ्ते में फेड चेयरमैन की स्पीच और रहनी है, जो आगे का हॉकी स्टोन कैसा रहेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक 222 से 224 का रेंज वीकेंड तक मिल जाएगा, वहां पे आगे इनको रिव्यू करना चाहिए। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या लगा के रख लेंगे केडिया जी? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि काफी नीचे ऑलरेडी आ चुका है ये। इनका जो स्टॉप लॉस बनता है एल्यूमिनियम पे वो 210 का बनता है। ओके, 210 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। आपका व्यू क्या होगा एल्युमिनियम पे जिगर? एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो मेरा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज एल्यूमिनियम थोड़ा लैकलस्टर है। हमने देखा कि कॉपर और जिंक में थोड़ी रिकवरी काफी अच्छी थी, बट कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है आज के सेशन में। मुझे लगता है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 213 से 212 का लेवल आ सकता है। 217 के करीब एक सेलिंग का मौका ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स इवनिंग के लिए, और 219 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सी जो ओवरऑल मेटल्स कॉम्प्लेक्स है उसमें पुल बैक है, ये पूरी ट्रेंड वाली तेजी नहीं है, बिकॉज अभी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, डिमांड कंसर्न्स अभी भी है, चाइना का स्लो डाउन अभी भी है। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक का मूवमेंट है, तो जिंक और कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं, बट एल्यूमिनियम में थोड़ा बायस मेरा साइडवेज तो नेगेटिव रहेगा। चलिए तो ये सलाह एल्युमिनियम को लेकर हो गई। अब बेस मेटल्स के बाद अब कुछ एग्री काउंटर्स की भी चाल देख लेते हैं। कॉटन केक जहां पर गिरावट कंटिन्यू होती दिख रही है, अब 2660 के आसपास जुलाई का वायदा आ गया है कॉटन केक का। ये जो M6, हालांकि ये कॉटन के प्राइस है, 2650 के आसपास आ गया NCDX कॉटन केक। केडिया जी क्या लग रहा है, कितनी गिरावट यहाँ से दिख रही है आपको? और पवन हिसार का सवाल भी एक था कि कॉटन केक का फ्यूचर क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने 2 मंथ्स बैक जब 3000 का लेवल ब्रीच हुआ था, तो ऐसा लग रहा था प्राइसेस 2700 से 2950 के बीच में ही ट्रेड करेगा और मल्टीपल ऑफ टाइम हम उसी में दे। बट पिछले 2-3 दिनों में जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में फॉल है, इसका पूरे एग्री पैक के अंदर एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बना, और कल के सेशन में हमने सभी एग्री के अंदर दबाव देखा। उसी के चलते कल हमने 2700 का लेवल भी ब्रीच करते हुए देखा है। टाइमिंग में हमें लगता है कि प्राइजेस थोड़े से स्टैग्नेंट रहेंगे जब तक वापस 2740 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं। 2620 के नए सपोर्ट रहेंगे मार्केट में। बट जिस ढंग से मार्केट में करीबन आज 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट देख चुके हैं 3 महीने में, तो हमें लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, नए लेवल्स का वेट करना चाहिए। बट इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 2620 का आ रहा है कॉटन सीड ऑयल केक में। 2620 का सपोर्ट लेवल ध्यान में रखिएगा, उस सपोर्ट के साथ आप यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करें। अगले दर्शक किशन हैं नासिक से, धनिया का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। धनिया में क्या लग रहा है सर, गिरावट काफ़ी आ गई है, क्या यहाँ से रिबाउंड की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या कोरिएंडर में? केडिया जी धनिया में देखो, रिकवरी आज अच्छी आई जरूर है, बट मुझे नहीं लगता है कि मसालों के अंदर ये रिकवरी सस्टेन करेगी। डिमांड काफी नेग्लिजिबल है। आई थिंक प्राइजेस में वापस 11,200-2,500 की रेंज में मिले बिकवाली करके चलनी चाहिए, जो नीचे में मुझे लगता है 10,700 से 10,600 तक के लेवल मिल जाएंगे। तो कोरिएंडर से लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड कीजिए। इमीडिएट में प्राइजेस में जीरा और धनिया दोनों में तेजी नहीं बैठती है, जो नीचे में 10,600-700 का लेवल फिर से दिखा देगा। 10,600 से 10,700 नीचे की तरफ भी कोरिएंडर में का लेवल दिख सकता है। हालांकि जो आज जो रिकवरी दिख रही है ये टिकाऊ नहीं दिख रही है केडिया जी को। अगले दर्शक है गुगले है महाराष्ट्र से। क्रूड का 2 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 8,620 पे, जो करंट लेवल उसके आसपास की ही लॉन्ग पोजीशन है, अभी प्रॉफिट में है। क्या करना चाहिए जिगर, क्या सलाह दे रहे हैं? निकल जाए, वॉलेटाइल काउंटर है, या ऑप्शन के जरिए कुछ सलाह दे रहे हैं क्रूड में? देखिए, क्रूड में अगर ओवरऑल मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है काफी अच्छा दोबारा से पिकअप हुआ है, प्राइसेस में आज अच्छी तेजी देखी है, तो मुझे लगता है कि एक इवनिंग के करीब एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 8500 का रहेगा। मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है और 8650 का लेवल ब्रेक हो गया, तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 8750 से लेके 8800 के करीब का लेवल रहेगा। क्रूड में ओवरऑल जो सप्लाई टाइटनेस का जो कंसर्न है वो अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और ओपेक की तरफ से सप्लाई बड़ी जरूर है, बट वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर्स है क्रूड के लिए। नो डाउट वॉलेटाइल रहेगा, तो स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चले, बट इंट्राडे बायस या शॉर्ट टर्म बायस मुझे लगता है कि तेजी का रहेगा, तो 8500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। सबसे पहला काम गुगले साहब आप ये कीजिए कि 8,500 रुपए का अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा ले, उसके बाद होल्ड करें। जिगर को लग रहा है कि यहाँ से तेजी आ सकती है। अगला सवाल गुगले जी का था नेचुरल गैस पर। 2 लॉट है इनके पास 525 रुपए पर। केडिया जी क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में?
नेचुरल गैस में यूरोप में अभी भी शॉर्टेजेस बनी हुई, जिसके वजह से यूरोपियन प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। यूएस में हमने देखा कि जिस दिन से रिफाइनरीज वापस 90 दिन में रिस्टेट की, उसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट आई है। मई मंथ में भी हमने 505 का लो लगते हुए देखा, वहां से शानदार रिकवरी थी। तो आई थिंक इनको 505 का थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, बिकॉज वॉलिटिलिटी उतनी है। बट आई थिंक मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो मुझे लगता है कि करीबन 60 से 65 तक का जंप दिखा देगी। तो टाइम बिंग 560 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। दर्शक है मयंक गुप्ता है, नेचुरल गैस में क्या ट्रेड लेना चाहिए और कॉपर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? कॉपर और नेचुरल गैस में जिगर क्या सलाह देंगे इनको, मयंक को? जैसे कॉपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मुझे लगता है कि हल्की सी भी अगर 2-3 रुपए की गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलना सही रहेगा। के लिए 734 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और जो कॉपर का इनिशियल टारगेट है वो 745 का है, और प्राइसेस अगर 740 के ऊपर सस्टेन करने के कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है कि 752 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो कॉपर में हल्की गिरावट पे खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। जहां तक नेचुरल गैस की बात है, तो पिछले 2 दिनों में काफी रेंज बाउंड मोमेंटम हो रहा है, और मेरा भी मानना है कि तकरीबन 500 से 505 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। हालांकि काफी ऊपर से हमने गिरावट आती हुई देखी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम बन सकता है। तो 500 से 505 के रेंज में एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल सकते हैं, और ऊपरी स्तर का जो ब्रेकआउट रहेगा 532 से 535 रहेगा। ये लेवल अगर ब्रेकआउट मिल जाता है हमें और आसान में, और प्राइसेस सस्टेन होते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट 550 का रहेगा। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट कवरिंग के लिए 500 के करीब के स्टॉप लॉस से बाय में रहना चाहिए। चलिए फटाफट से कुछ और सवाल ले लेते हैं, 4-5 सवाल बचे हुए हैं। नरेश कुमार हैं, चांदी है इनके पास 62,820 रुपए पर 30 किलो। क्या करें, इंतजार करें या बेच दे? केडिया जी एक एवरेज, क्योंकि 62 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 60, 700, 800 के करीब लेके चलिए, एवरेज कीजिए, और 61,500 पे दोनों पोजीशन निकल जाइए। 61,500, 600 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जीत सिंह राजस्थान से हैं, मस्टर्ड पर जाना चाह रहे हैं। हालांकि अभी राय नकुल जी से भी ली थी, आपकी राय क्या है मस्टर्ड को लेकर केडिया जी? मस्टर्ड में मुझे लगता है प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे, जिस दिन से अब पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त गिरावट रह सकती है। लेकिन मस्टर्ड थोड़ा बहुत स्टडी रहेगा, बट बड़ी तेजी का आसार नहीं दिखाई दे रहा। प्राइसेस साइडवे टू नेगेटिव ही चलेंगे। ओके, अगले दर्शक है सुरजीत है दिल्ली से, 4 लॉट जिंक इन्होंने बेच रखा है 327 रुपए 50 पैसे पे। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह के टारगेट की उम्मीद करें सुरजीत केडिया जी? टाइमिंग मुझे लगता है कि कल की गिरावट के बाद मार्केट रिकवर कर रहा है, इनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आई थिंक 322 से 324 तक का एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिल सकता है, तो बेटर है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है हार्दिक है सूरत से, ग्वारगम का व्यू जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से गिरावट आई थी, हालांकि आज वापस से फिर से एक हल्की रिकवरी दिख रही है, क्या लग रहा है ग्वारगम में केडिया जी? देखिए, ग्वारगम दोनों में हमने देखा प्राइसेस लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं, बट टाइमिंग की लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक जब तक 10,640 के ऊपर गवारगम और करीबन 5640 के ऊपर गवार सीट क्लोज नहीं करता है, रिकवरी दिखाएगा, बट वो सस्टेनेबल थोड़ा डाइजी दिख रहा है आज के लिए। खाली फंडामेंटल साइड हमने देखा यूएस के प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहे, रुपए में गिरावट है जो एक्सपोर्ट को अच्छा सपोर्ट करेगी। मई मंथ के भी एक्सपोर्ट फिगर्स काफी अच्छे आए हैं, बट की लेवल्स के नीचे होने की वजह से एक रिकवरी जरूर दिख रही है, बट कॉन्फिडेंस बाइंग एज ऑफ नाउ आता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगले दर्शक है संतोष है, उज्जैन एमपी से किया है। टर्मरिक के 1 लॉट जुलाई वायदा के इन्होंने सेल कर रखा है 7,700 रुपए पे। क्या करना चाहिए केडिया जी, इनको फायदा होगा? हल्दी में ये लोअर लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट, क्योंकि 2 दिन में जो गिरावट हमने देखी थी दैट वाज प्योरली के कैस्केडिंग इफेक्ट सभी जगह थे। हल्दी में वैसे भी हमने पिछले 6 महीने में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है, तो आई थिंक 7,650 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये लेवल से शॉर्ट करके कैरी ना करें, मार्केट में एक बाउंस 8,000 तक का लेवल फिर से देखने मिलेगा। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं कल शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।